नमस्कार साथियों, आइए अपन पर्यावरण भूगोल में प्रथम अध्याय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहले लेक्चर में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जाना, दूसरे में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक, संगठक या एलिमेंट या कंपोनेंट जिनको कहते हैं, उन घटकों के बारे में समझेंगे। बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य 3 घटक होते हैं: जीवीय घटक, अजीवीय घटक और ऊर्जा और भौतिक। इसको इस रूप में समझिए कि समस्त पृथ्वी तल पर मुख्य रूप से 2 ही घटक है, एक जीवित और दूसरा अजीवित, यानी जैविक और अजैविक। और इन 2 घटकों के मध्य समस्त जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का संचालन सौर ऊर्जा के माध्यम से होता है। तो इन तंत्रों को, इन घटकों को संचालित और अंतर संबंधित रखने के लिए सौर ऊर्जा उतनी ही महत्वपूर्ण है। अतः ऊर्जा और भौतिक इन दोनों घटकों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है, जो पारिस्थितिकी तंत्रों को, पारिस्थितिकी को और जैव जगत को जीवित किए हुए है, संचालित किए हुए हैं। जैव जगत में 3 प्रकार की मुख्य संगठक है, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता सम्मिलित होते हैं। जीव जगत, जिनमें जीवन पाया जाता है, वह जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर पूर्ण होता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेने के बाद में विभिन्न अवस्थाओं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु होने के बाद में वापस है जो उस चक्र का अंत कर पुनः नवीन चक्र के रूप में उपस्थित रहता है, ऐसा मान्यता है। उसी तरह से जो पौधे हैं, हम यहाँ पर पौधों की बात करेंगे। मनुष्य का उदाहरण लेने से बेहतर है कि हम वनस्पति की बात करें, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वनस्पति होती है। तो वनस्पति में भी एक बीज से छोटे पौधे के रूप में, एक शाखीय पौधे के रूप में उसका जीवन काल स्टार्ट होता है, शुरू होता है। धीरे धीरे वनस्पति बढ़ती जाती है, बड़े पौधे, और उस बड़े पौधे का भी अपना एक समय होता है। उस समय चक्र के माध्यम से वो अपना जीवन पूर्ण करके और वापस उसकी टहनियाँ वो टूट फूट कर वापस उसी मृदा में सड़ गल कर अपने तत्वों को समाहित कर देता है, जिससे पोषक तत्वों के रूप में नवीन अंकुरण द्वारा छोटे पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं। तो इस रूप में उत्पादक, उपभोक्ता जो परस्पर एक दूसरे पर अंतर निर्भर होते हैं और उन तंत्रों को, उन चक्रों को संचालित करते हैं। और तीसरा उत्पादक और उपभोक्ता, इन दोनों का ही एक निश्चित जीवन काल, जीवनचर्या के बाद में जब विघटन होता है, जब इनका जीवन समाप्त होता है, तो अपघटनकर्ता इनके शरीर में ऊर्जा के विभिन्न जो रूप होते हैं, जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को सरल भागों में विभाजित कर पुनः मृदा के पोषक तत्वों के रूप में पौधों को वापस उपस्थित होने के लिए अलग अलग भागों में सरल रूप में मृदा में समाहित कर देते हैं। तो अपघटनकर्ता इनके वास्तविक रूप को धीरे धीरे है वो अलग अलग तत्वों के हिसाब से विभाजित कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं, और फिर वही तत्व मृदा में नवीन अंकुरण के पोषक तत्वों के रूप में समाहित रहते हैं। इसलिए जैव जगत है वो 3 मुख्य घटकों के रूप में है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक समस्त प्रकार के, चाहे कहीं का भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, स्थल हो, पर्वतीय हो, मैदानी हो, मरुस्थल हो और जलीय ही क्यों न हो, वहाँ पर छोटी जो वनस्पति होती है, जिसे प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक वनस्पति कहते हैं, जिस पर जीवन का आधार होता है, जीवन निर्भर होता है। जैसे छोटी झील है, उस झील के किनारे किनारे जहाँ सूर्य का प्रकाश उस झील में जाता है, वहाँ पर छोटी छोटी जलीय वनस्पतियों के रूप में शैवाल, काई वगैरह है, वो पनपती है, तो वो उत्पादक है। इसी तरह से चाहे मरुस्थल हो, चाहे मैदान हो, या फिर दूसरे जितने भी स्थल रूप है, स्थलीय प्रतिरूप है, उनमें जहाँ कहीं भी छोटी वनस्पति प्रथमतः प्राथमिक रूप से उत्पादित होती है, वही उत्पादक कहलाती है। वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो जैव जगत का
यूं कहे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार होते हैं। जब तक किसी बंजर भूमि में प्राथमिक उत्पादक के रूप में वनस्पति का अंकुरण नहीं होगा, वहां पर किसी प्रकार के जीव नहीं पाए जाएंगे। इसलिए जैव जगत की पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रथम आधारभूत इकाई उत्पादक यानी हरे पौधे ही होते हैं। अब इन हरे पौधों का भक्षण शाकाहारी जीव करते हैं। अगर वो जलीय वनस्पति है तो छोटी मछलियां उन पर निर्भर रहती है। अगर वो स्थलीय वनस्पति है तो धरातल की विशेषताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव इन प्राथमिक उत्पादक यानी वनस्पति का भक्षण करते हैं, और जो जीव इन पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। अब यह उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, उच्च मांसाहारी, सर्वाहारी के रूप में विभाजित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं में प्रथम श्रेणी तो वो होते हैं जो छोटे जीव शाकाहारी होते हैं, जो इन प्राथमिक उत्पादक वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। इन पर आधारित दूसरे जो छोटे मांसाहारी होते हैं जो इनका भक्षण करते हैं। इनके ऊपर रहने वाले तृतीय स्तर के मांसाहारी जो इन द्वितीय स्तर के जीवों का भक्षण करते हैं। और फिर उच्च मांसाहारियों में जैसे अगर धरातल का जो कोई पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसमें उच्च मांसाहारियों में जैसे शेर है वो माना जाता है। अगर सागरीय है तो उसमें शार्क मछलियां वगैरह ये मानी जाती है। जो उच्च मांसाहारी होते हैं, उच्च मांसाहारियों का कोई भक्षण नहीं करता है। वो पारिस्थितिकी तंत्र में पदानुक्रम का, फूड चेन का, खाद्य श्रृंखला का अंतिम पड़ाव होता है। और इनकी मृत्यु के बाद में काम शुरू होता है अपघटनकर्ता का। डिकम्पोजर्स होते हैं, वो इनके अंदर संचित ऊर्जा को सरल भागों में वापस पुनः मृदा में मिला देते हैं, और वही तत्व सड़ गल कर है जो मृदा में पुनः पोषक तत्वों के रूप में संचित रहते हैं, जिसे छोटी वनस्पति है वो पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण कर लेती है। तो जैव घटक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक, उपभोक्ता, जो प्राथमिक उत्पादक से लेकर अंतिम उच्च मांसाहारी तक के माने जाते हैं, वह संचालित एक दूसरे पर क्रमशः आधारित निर्भर होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगर इनमें से एक उपभोक्ता को भी निकाल दिया जाए तो वह चैन है, वह श्रृंखला है, वो बाधित हो जाती है। वह श्रृंखला बाधित होने का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र है उसका ठहराव बिखर जाता है, पारिस्थितिक तंत्र है वो विकृत हो जाता है। दूसरा इसमें मुख्य घटक आता है अजीवीय घटक। अजीवीय घटकों में कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक जो घटक है वो मुख्य होते हैं। अजीवीय घटकों में यानी जिस पर पौधे निर्भर होते हैं, जिस पर जीव जंतु निर्भर होते हैं, वह सभी घटक जो इन पौधों और जैविक जगत का आधार है वह अजीवीय घटकों में भी शामिल किया जाता है। जैसे अकार्बनिक पदार्थ अजीवीय घटकों में जिनमें जीवन नहीं पाया जाता हो, उनमें प्रमुख कौन से हैं उनको भी हमने 2-3 भागों में बांट दिया है। पहला अकार्बनिक। अकार्बनिक में सबसे पहले तो आता है जल। जीवन के लिए जल और मृदा ये 2 आधारभूत संसाधन होते हैं। जल और मृदा इन दोनों के सहयोग से ही धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति का उत्पादन होता है, और उन वनस्पतियों में फसलें भी शामिल है। तो उन वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति है वो आहार के रूप में उपलब्ध है। तो जल और मृदा इन दोनों के बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। ये आधारभूत संसाधन है। इसलिए आदिकाल से मनुष्य का अगर निवास समझें, मनुष्य का विकास को समझें, तो सबसे ज़्यादा जल और मृदा की अनुकूलता वाले क्षेत्रों में ही मानव का विकास और निवास और ठहराव हुआ है। वर्तमान में भी विश्व में सर्वाधिक विकसित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जल और मृदा इन दोनों संसाधनों की अनुकूलता है। दूसरी चीज़ आती है घटकों में मुख्य रूप से लवण, जो वनस्पति हेतु बहुत ही आवश्यक है। वनस्पति के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के लवण जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटास है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, बहुत सारे ऐसे तत्व जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं, और जीवीय घटकों के अपघटन के बाद उनकी शरीर में उनके शाकीय रूप में जो संचित
पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का अपघटनकर्ताओं डिकम्पोजर्स के माध्यम से सरलीकरण किया जाता है, और वही सरलीकृत रूप जो है वो लवण कहलाता है। लवण धरातल में चट्टानी रूप में भी होते हैं, लेकिन डिकम्पोजर्स के माध्यम से भी मृदा में मिला दिए जाते हैं, और वही लवण जो है पोषक पदार्थों के रूप में पौधे पुनः ग्रहण करते हैं। तो जल महत्वपूर्ण है अकार्बनिक में, लवण भी महत्वपूर्ण है, साथ ही विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो गैसें भी विभिन्न प्रकार की वानस्पतिक और जीवीय अपापचयी मेटाबॉलिज्म अपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए, श्वसन के लिए और उनकी विभिन्न क्रियाओं रासायनिक क्रियाओं की संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिनमें ऑक्सीजन तो है ही, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, अमोनिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो विभिन्न प्रकार के जो गैसीय चक्र चलते हैं, नाइट्रोजन चक्र है, चाहे ऑक्सीजन चक्र है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चक्र है, अमोनीकरण की प्रक्रिया है, नाइट्रिफिकेशन की क्रिया है, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये गैसीय रूपों में संचालित होती है और पौधों के लिए पोषणता का आधार होती है, क्योंकि ये जितने भी जो पोषक पदार्थ होते हैं उन पोषक पदार्थों का सरलीकृत रूप होने के दौरान मुक्त होती हैं और पौधों और जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पौधे अपना शोषण नहीं कर पाएंगे और बिना ऑक्सीजन के जीवी रूप है वो अपना शोषण नहीं कर पाएंगे, और बिना दूसरी इन समस्त गैसों के जितना भी जो पोषण है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं संपादित संचालित नहीं होगी। फलतः पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक समृद्धता बहुत प्रभावित होगी। तो इस अकार्बनिक तत्वों में जल, लवण और गैसें ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, यूरिया और ह्यूमस ये तत्व है, ये महत्वपूर्ण होते हैं, जो पोषक पदार्थों के रूप में माने जाते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा होती है। देखिए छात्रों, जिस तरह से मानव शरीर अपनी ऊर्जा के लिए यानी अपनी ऊर्जा के विभिन्न घटकों में हमें मानव शरीर को या हमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में विभिन्न प्रकार की दूसरी विटामिन जो है समस्त प्रकार के उन सभी विटामिनों की आवश्यकता होती है। अगर किसी प्रकार का विटामिन, अगर प्रोटीन हमें कम या ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है तो हमारा शरीर है वो विकार ग्रहण करता है, बीमार हो जाता है, और अगर उसकी कमी होती है तो भी हमारा शरीर विकार युक्त हो जाता है। इसी तरह से पौधों में भी विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ मृदा में मिले हुए होते हैं, उन पोषक पदार्थों के कार्बनिक रूप जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विभिन्न प्रकार के लिपिड्स, यूरिया और ह्यूमस। लिपिड्स को जठर रस के रूप में भी जाना जाता है। मनुष्य में भी जठर रसों का स्त्रवण होता है, जिससे हम जो भोजन करते हैं वो भोजन बहुत ही शीघ्र पाचित हो जाता है, और उस भोजन से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन है, विटामिन है, उनका सरलीकृत रूप होकर उपापचय की क्रिया, अपचयन की क्रिया के माध्यम से वह शरीर को प्राप्त होते हैं। पौधों में भी वही क्रिया होती हैं, और यह समस्त प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ है ये पौधों के वर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पौधों को भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस ये समस्त प्रकार के पोषक पदार्थ है उनकी आवश्यकता होती है, जिससे वह वृद्धि करते हैं, और उनकी वृद्धि पर ही पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धता निश्चित है, क्योंकि जितना ज़्यादा पौधों का विकास होगा, सघनता होगी, जैव विविधता होगी, उतने ही अधिक जीवों की संख्या और एक समृद्ध स्पष्ट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। फिर हम तीसरे अजीवीय घटकों में भौतिक पदार्थों की बात करते हैं, भौतिक रूपों की। इन भौतिक रूपों में प्रकाश, ताप, हवा और विद्युत एनर्जी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। देखिए, प्रकाश जैव मंडल के लिए आधारभूत इकाई भी है। समस्त जैव मंडल का जो संचालन है, जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीवी रूप हैं, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, वह सभी सौर ऊर्जा,
सूर्य के प्रकाश से अपना जीवन यापन करते हैं और सूर्य के प्रकाश से ही विभिन्न क्रियाओं का संचालन करते हैं, जो क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होने के साथ उनके जीवन के अस्तित्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरी बात आती है ताप। तो धरातल पर एक अनुकूल ताप की उपस्थिति होना भी पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्रों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो आप जानते हैं वहाँ पर ताप बहुत कम होता है, तो धरातल पर बर्फ का आवरण रहता है। जब धरातल पर बर्फ का आवरण रहेगा तो जो प्राकृतिक वनस्पति, प्राथमिक वनस्पति जो मृदा से पोषण पदार्थ ग्रहण करती हैं, उस मृदा को तो उस बर्फ का आवरण ढक लेता है, इसलिए उस बर्फ के ऊपर बीज होने का कोई मतलब नहीं रहता, वह अंकुरण नहीं होता है। इसलिए उन क्षेत्रों में वनस्पति का आवरण अल्प, केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर किनारों पर बर्फ पिघलती हो और धरातल पर है जो मिट्टी का, बीजों का और मिट्टी का संयोग होता हो, तो वहाँ पर छोटी छोटी वनस्पति उगाती है। अन्यथा ध्रुवों के निकट है जो कम ताप के कारण, बर्फीला आवरण होने के कारण वनस्पति विहीन क्षेत्र है। अंटार्कटिका में किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है, जबकि मध्य जो अक्षांशीय भाग है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं, वहाँ पर ताप और जल दोनों की यानी आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इसलिए वृक्षों की, वनस्पति की, जीवों की बहुत अधिक समृद्धता और सघनता पाई जाती है। तो ताप है वो जीवन के संचार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी अनुकूलता जैवमंडल के संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ कहीं भी तापमान की दशाएं अति कठोर यानी अति उच्च तापमान, अति न्यून तापमान होता है, वहाँ पर जीवन के रूप बहुत ही कम पाए जाते हैं। तीसरी बात आती है वायु। अनुकूल वायु जहाँ पर प्रवाहित होती हो, जो अधिक आंधियों वाला क्षेत्र हो, जो अधिक मरुस्थल वाला क्षेत्र हो, जहाँ पर समुद्री तूफान अधिक आते हो, तो उन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं। और साथ में वायु, और वायु में वायु का जो एक रूप गैसों का संगठन वायु कहलाता है, और उन वायु का जो रूप होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। तो वायु या हवा, इसमें जो गैसीय रूपों का जो मिश्रण है, यह मिश्रण विभिन्न प्रकार के जैवीय संतति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो इसमें ऑक्सीजन भी है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार की गैसें जीवों के निर्वहन के लिए संचालित होने वाली क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही जो विद्युत है, उस विद्युत के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे अमोनीकरण की क्रिया, नाइट्रिफिकेशन की क्रिया, उसमें विद्युत और तड़ित झंझा जैसी जो स्थितियां बनती है, जिससे उसके तत्वों का विघटन होता है, पोषक पदार्थों का विघटन होता है, और उस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मृदा में संचित होकर और वनस्पति के लिए पोषक तत्वों के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो यह सभी कारक, अजीवीय कारक, जिनमें अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक कारक, ये सभी सम्मिलित हैं। तो इन सभी कारकों को सम्मिलित रूप से पारिस्थितिक तंत्र के घटक, संघटक या एलिमेंट या कंपोनेंट कहा जाता है। अब इनको हम अलग अलग से अध्ययन करते हैं। पहला घटक जो जीवीय घटक है, इस जीवीय घटक में पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटनकर्ता। इनको हम पृथक पृथक रूप में समझने का प्रयास करेंगे। कल के लेक्चर में इसको आप साथ साथ नोट करते जाए बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से नोट्स के रूप में है, तो इसको आप जो है नोट करते जाएं। ये आपके लिए बहुत ही काम आएगा। जब लास्ट में आपको केवल रिवीजन करना होगा, केवल रिवीजन एग्ज़ाम के समय, उस समय आप दूसरी चीज़ें, अपने नोट्स तो पढ़ेंगे, अपने नोट्सों के साथ में जो है आप 1 वीक सीरीज और पासबुक है उस पर जो जोर देंगे, उसकी बजाय आप अगर इस चीज़ को पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे।